Hello, my dear students. Welcome once again. Today's क्लास सुपर साइंस एमसीक्यू सीरीज चल रही है और आज जो है हमारी क्लास 8th है प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सबको पता है 7 क्लासेस जो हैं बैक टू बैक हो चुकी हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की। उनकी प्लेलिस्ट भी आपको अवेलेबल रहेगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है मर्मिकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ। तो जो मर्मिकोलॉजी स्टडी है ये किस चीज से रिलेटेड है? लॉजी शब्द होता है मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज की स्टडी। तो मर्मिकोलॉजी स्टडी जो है वो किस चीज की होती है? आंट। ठीक है। तो जो चींटी होती हैं उनकी जहां स्टडी की जाती है उसे कहा जाता है मर्मिकोलॉजी। और बेसिकली जो है जो आंट है वो किस में आती है प्यारे बच्चों? इंसेक्ट्स में आती हैं। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट कहा जाता है एंटोमोलॉजी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये इस तरह से पूछा भी गया है। तो स्टडी ऑफ आंट जो है वो एंटोमोलॉजी भी कह सकते हैं आप। और आंट्स जो है वो किस में आती हैं? आपकी इंसेक्ट्स में आती हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो स्टडी ऑफ आंट और इंसेक्ट कम्स अंडर एंटोमोलॉजी। और पर्टिकुलरली अगर आंट के बारे में पूछा जाए तो ये क्या है? मर्मिकोलॉजी। ये एरिया है जहां पर इनके बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्क डन इज जीरो व्हेन। कार्य जो है वो जीरो कब होगा? तो प्यारे बच्चों वर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज अगर जीरो होगी तो वर्क डन क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो वर्क डन जीरो कब होगा? या तो फोर्स जीरो हो या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। तो इन चारों ऑप्शंस में आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी। तो डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होगा तब वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर हम फोर्स लगाएं अगर, और फोर्स लगाने के बाद जो है ये कुछ दूरी तय करे, कुछ डिस्टेंस जो है अगर तय करेगा, तो ये क्या कहलाएगा? इस पे किया गया कार्य है। ठीक है। और ये कब जीरो होगा? या तो फोर्स इसके ऊपर जीरो लगे, या जो है इसने डिस्टेंस जो है कुछ भी ट्रेवल ना किया हो। ठीक है। इस केस में क्या होगा? वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इज अ नोबल गैस। नोबल गैस, नोबल गैस को जो है उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, अक्रिय गैस भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस कौन सी होती हैं? जिनके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो स्टेबल होते हैं। इसके कारण वो एलिमेंट क्या होता है? स्टेबल होता है, वो किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और इसलिए उसको क्या कहा गया है? नोबल गैस। ठीक है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी नोबल गैस है ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, जितनी भी नोबल गैस है उसके लिए। हे, नीरज, आओ, करें, एक्स रे। तो हे से बनेगा हीलियम। ठीक है। नीरज से नियोन, आओ से आर्गन, करे से क्रिप्टॉन, एक्स से जीनोन, रे से रेडोन। ठीक है। तो ये 6 जो हैं एलिमेंट, ये क्या कहलाते हैं? नोबल गैस एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 10 है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो इसे किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ना ही इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नोबल गैस। और नोबल गैस जो है इन चार ऑप्शनों में से अब आप इजीली बता सकते हो, इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रहेगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ। तो विटामिन डी जो है वो किसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? कैल्शियम के, प्यारे बच्चों। ठीक है। तो बेसिकली जो विटामिन डी है हमें किससे मिलता है? सन से मिलता है। और सन जब हमारी बॉडी के ऊपर इसका रेडिएशंस आती हैं तो हमें विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम,
इसको हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करवाता है। इसलिए जो है मॉर्निंग का टाइम बिफोर 10 AM जो है हमें सनरेज जो है वो लेनी चाहिए, जिसके अंदर क्या होता है, काफी मात्रा में विटामिन डी अवेलेबल होता है। और सनरेज आर द नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो हेयर इज दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखिए आप, जियोथर्मल भी है, जो टाइडल जो ज्वार भाटा आता है ये भी नेचुरल है, रेडिएंट एनर्जी। ऑप्शन ए जो है थोरियम, थोरियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है यूज किए जाते हैं न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये जो है अगर एक बार यूज हो जाएगा तो ये दोबारा से इसको रीयूज नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैक्टस इज रेफर्ड टू एज। तो कैक्टस जो है प्लांट है बेसिकली, तो ये किस टाइप का प्लांट है, ये आपको ध्यान रखना। और ये नंबर ऑफ टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और हमारा सेशन भी इसलिए ही हमने इसका नाम रखा है सुपर साइंस एमसीक्यू सीरीज, जिसके अंदर हम आपको 1000 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। और इनको करने के बाद जब आप एग्जाम देने जाएंगे, देन यू विल फील द डिफरेंस। ठीक है, तो कैक्टस इज रेफर्ड एज जेरोफाइटस। जेरोफाइट जो है प्लांट्स के अंदर आता है, जिसमें क्या होता है, कांटेदार झाड़ियां, जो कांटेदार झाड़ियां होती हैं जिनको पानी जो है बिल्कुल ना के बराबर आवश्यकता होती है, तो वो सभी जो है प्लांट्स किस में आते हैं, जेरोफाइट में। तो कैक्टस जो है उसके अंदर आएगा। हाइड्रोफाइटस, हाइड्रोफाइट जो है ये क्या होते हैं, जो पानी के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कमल का जो फूल होता है वो भी इसी में आएगा। तो पानी के अंदर जो पौधे लगते हैं उनको हाइड्रोफाइट कहते हैं। मीजोफाइट होते हैं जिनको पानी की आवश्यकता बहुत कम, या आप ये कह सकते हैं जिनको मॉडरेट टेम्परेचर की जरूरत होती है, ना ही ज्यादा पानी की जरूरत होती, ना ही ज्यादा धूप की जरूरत होती, एक मॉडरेट टेम्परेचर पर जो है प्लांट्स जो ग्रोथ होते हैं, तो वो होते हैं मीजोफाइट। एपीफाइट प्यारे बच्चों, ये वो होते हैं जो एयर प्लांट्स कहलाते हैं। हमारे जो एयर प्लांट्स हैं, जो हमारे किसी प्लांट, किसी पेड़ के ऊपर जो है लगते हैं, जिन्हें सपोर्ट की आवश्यकता होती है, पर ये पैराफाइट नहीं होते, नॉन पैरासाइट प्लांट होते हैं। पैरासाइट तो वो होते हैं जो क्या है, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं प्लांट जिसके ऊपर ग्रो करेंगे, लेकिन ये जिस प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं वो सिर्फ सपोर्ट के लिए ही ग्रो होते हैं उसके ऊपर, वहां से कोई न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं ये। ठीक है, और ये बेसिकली जो है, जो रेन फॉरेस्ट होते हैं हमारे, जो बड़े बड़े जंगल होते हैं, जो रेन फॉरेस्ट है, वहां आप देखोगे जो पेड़ है उसके ऊपर जो है काफी जो है इस तरह की आपको जो बेल मिलेंगी, जो सपोर्ट के लिए जो है इनका यूज करती है। तो कैक्टस जो है वो जेरोफाइटस है, बाकी तीनों को जो मैंने आपको बताया ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है, द एनिमल हु कैन कंज्यूम मोर साल्ट अमंग ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए एनिमल जो है वो ज्यादा साल्ट कंज्यूम कर सके, तो देखिए साल्ट बेसिकली जो है ना, एक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर भी काम करता है। ठीक है, हमारी जो बॉडी है, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स जरूरी होते हैं। तो कौन सबसे ज्यादा कर सकता है, तो कैमल, ऊंट जो है, क्योंकि ऊंट जो है वो 30 से 40 गैलन ऑफ वाटर जो है वो कंज्यूम कर सकता है। 100 से 200 लीटर तक का पानी पीने की कैपेसिटी रखता है कैमल। ठीक है, जिसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो इस एनिमल के पास कैपेसिटी होती है ज्यादा से ज्यादा साल्ट को एब्जॉर्ब करने की। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, पार्टिकुलेट मैटर 10 exhaled from the polluted atmosphere is often filtered out during the process of। तो ये प्यारे बच्चों देखो, जो पीएम है, पार्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं ये, आप ये कह सकते हैं जैसे डस्ट है, कुछ लिक्विड पार्टिकल्स भी होते हैं, पोल्यूशन है जैसे प्यारे बच्चों। तो इस पोल्यूशन वगैरह या जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो आते हैं पार्टिकुलेट्स मैटर में। जो हमारी जो नाक है,
उसकी जो उसमें से जो है हमारी बॉडी के अंदर हमारे लंग्स तक जा सकते हैं नोस्ट्रिल के माध्यम से, तो उनको रखा गया है। एक तो होते हैं PM10 और एक होता है PM2.5। ठीक है, ये और भी जो है महीन होते हैं, और भी माइक काफी जो है बारीक होते हैं। ठीक है, तो जो पार्टिकुलेट मैटर 10 है, ये किस प्रोसेस के द्वारा जो है बॉडी से बाहर निकाले जा सकते हैं? तो जो ये PM10 है, जब हमें छींक आएगी, स्नीजिंग, उसके दौरान जो है ये बाहर निकल जाते हैं। लेकिन PM2.5 जो है ये नहीं निकलते, ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई 1984 में जब हुई थी, तो कौन सी गैस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, जिसने बहुत ज्यादा जानें ली थी? तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया ये। तो ये ऑप्शन सी जो है आपका क्या है राइट आंसर, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका फार्मूला भी पूछा जाता है एग्जाम में, CH3NCO। तो मिथाइल आइसोसाइनाइट जो है, इस गैस के कारण जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई थी, तो बहुत लोगों की जो है जान चली गई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये केमिकल नेम भी और केमिकल फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको यूज बेसिकली किया गया था उर्वरक बनाने के लिए, फर्टिलाइजर जो है उसमें इसको यूज कर रहे थे। नेक्स्ट आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वाज पोस्टुलेटेड बाय। तो ये साइंटिस्ट थे हमारे जोसेफ फोरियर। तो इन्होंने ही सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताया था। और ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल रहती हैं। और इसको मैंने जो चैनल पर जो है डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर आप सर्च करेंगे विज्ञान अड्डा तो आपको मिल जाएगा। तो ये जैसे कि मैंने उसी का एक स्क्रीनशॉट डाला है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक तो नेचुरल होता है प्यारे बच्चों, जो एग्जिस्ट करता है, जिसके एग्जिस्ट होने के कारण जो है पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल हो पाई है, एक एवरेज सरफेस टेम्परेचर मेंटेन हो पाया है। ठीक है, तो ये हमारी अर्थ है, जहां हम रहते हैं उसके ऊपर वो लेथोस्फियर के ऊपर रहते हैं। और जो फर्स्ट एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, जिसको हम कहेंगे ट्रोपोस्फियर, यहाँ कुछ गैसेस जो हैं वो अवेलेबल रहती हैं। उनको कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ। तो ये क्या करती हैं, जब सूरज होता है यहाँ से सन जो है कि रेडिएशंस जब पृथ्वी पर आएंगी, तो इनसे टकराकर जो है ये वापस पृथ्वी पर आ जाती है रेडिएशन, जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रह पाता है। और इसी नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो है इसका टेम्परेचर मेंटेन रह पाता। अगर ये नहीं होता नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो -18 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली, और जहां और भी ज्यादा माइनस होता तो वहां लाइफ जो है पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन जितनी डेवलपमेंट है उसके कारण, व्हीकल्स के पोल्यूशन के कारण, कंस्ट्रक्शन के कारण, जो मैन मेड या मैन इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ है, उसके कारण एवरेज सरफेस टेम्परेचर हर साल 0.5 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ता जा रहा है। और जिसके कारण सन की जो रेज आती हैं, इनके अंदर ट्रैप होके बार बार पृथ्वी के सरफेस पे आती रहती हैं, जिसके कारण एवरेज सरफेस टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। कौन कौन सी गैसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसको आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। नाई का कल मेथी जलाओ। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन, जलवाष्प, ओजोन। तो ये क्या है, हमारी ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, जिनके बारे में जो है हमें किसने बताया था, जोसेफ फोरियर द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। हास्य गैस का फार्मूला लिखो तो आपको ध्यान रखना है ये। कार्बन डाइऑक्साइड, किस ग्रीन हाउस इफेक्ट का के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सी गैस है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड। CFC, क्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफोरो कार्बन, सल्फर फ्लोराइड, हेक्सासल्फाइड, ये सब जो गैसेज हैं रेफ्रिजरेंट या AC जो है उनसे निकलती है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। मिथेन, क्योंकि मिथेन जब बर्न होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। जल वाष्प, वाटर वेपर्स जो होते हैं, ये कार्बन प्लस वाटर के कारण वाटर गैस बनाते हैं, जिसके पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर पर घूमते हैं। और लास्ट है ओजोन। तो इसको आप
ध्यान रखेंगे इसको, मैंने एक ब्रीफ आपको बताया, डिटेल्ड आपके लिए जो है वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर में बी इंक्रीज्ड बाय द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ। तो प्यारे बच्चों, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, हमारी जो बॉडी है, वहां पर जो थायराइड ग्लैंड है इस तरह से, ये जो हमारी गर्दन है यहाँ पर, ये थायराइड ग्लैंड होती है। क्या है ये? थायरॉइड ग्लैंड। तो इस थायराइड ग्लैंड से जो है हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है? थायरोक्सिन। अगर ये ज्यादा निकलेगा तो इसके कारण क्या होगा? हमारा बीपी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन होगा तब ब्लड ब्लड प्रेशर भी जो है वो अफेक्ट होगा, तो इसको आप ध्यान रखेगा। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। आपसे ये पूछ सकता है थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्लैंड से निकलता है, ये भी आपको ध्यान रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड द प्रेजेंस ऑफ। तो रदरफोर्ड ने जो है गोल्ड की फॉइल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये पता लगाया कि जो मैक्सिमम जो इनके अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्ट चले गए, लेकिन कुछ एक जो है पार्टिकल टकराकर जो है वो बैंड भी हुए हैं, वापिस भी गए हैं। तो वो जो है, उससे रदरफोर्ड को क्या पता चला था कि कोई भी एटम है, उसके सेंटर में उसका सारा का सारा भार है, और उस भार को क्या कहा गया था? न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम। और इसी न्यूक्लियस में पाया जाता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जिस इसी के अंदर इसका वेट है, जिसके कारण जो है रदरफोर्ड को इसके बारे में पता चला था। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन। तो प्यारे बच्चों, इंसुलिन जो है ये पेनक्रियाज, अग्नाशय, अग्नाशय जो है बॉडी का एक अंग होता है, जो अगर डायग्राम से बताऊं कि ये तो है हमारा लीवर, और यहां से ये जो है हमारा स्टमक। ठीक है, ये हमारा क्या है? स्टमक। ठीक है, यहाँ होती है गाल ब्लैडर, पित्त की थैली, ये लीवर है, ये स्टमक है, और यहां से इस तरह से एक ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन को क्या कहा जाता है? पेनक्रियाज। ठीक है, उसके अंदर अलग अलग सेल्स रहती हैं। तो एक सेल जो है उससे क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और यही हार्मोन जो है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखने में काम आता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान रखेंगे आप। तो इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन पेनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अब। फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज्ड इन कम्युनिकेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो प्यारे बच्चों, जो हम फाइबर केबल यूज करते हैं आज के समय में, जो इंटरनेट आता है, इंटरनेट जो आता है वो फाइबर के थ्रू आता है या ऑन एयर आता है? ठीक है, या तो फाइबर के थ्रू आएगा या ऑन एयर आएगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो फिनोमिना क्या होता है? जैसे कि ये फाइबर केबल है, तो इसके अंदर जो है पैकेट्स में इंफॉर्मेशन इस तरह से ट्रेवल करती है विदाउट लॉस। इसके अंदर लॉस जो है वो नहीं होता। तो ये पॉसिबल किस फिनोमिना के कारण हो पाया है? तो ये आपका ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी के कारण जो है ये पॉसिबल हो पाया है। तो ये TIR क्या है? TIR क्या होता है? अगर डेंसर से रेयर में अगर रेडिएशन या लाइट ट्रेवल करती है, प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तब जो है वो लाइट रे जो है फाइबर के अंदर ही ट्रेवल करती चलती है। तो इसी को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके ऊपर जो है ये बेस्ड है फाइबर ऑप्टिक्स, और जिसके कारण आप इंटरनेट के एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु इज द फाउंडर ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन?
तो प्यारे बच्चों, जो क्वांटम थ्योरी है रेडिएशन की, इसके जनक कौन है? मैक्स प्लैंक। क्योंकि इन्होंने ही बताया था कि जो लाइट है, रेडिएशन है, उसका जो फ्लो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। जो कि काफी समय तक यही थ्योरी चली थी, वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो वो जो लाइट है, रेडिएशन, उसका फ्लो जो है वो किस में है? पैकेट्स में है। पैकेट्स मतलब डिस्क्रिट मैनर में, डिस्क्रिट मैनर के अंदर। द लाइट ट्रेवल करती है, कुछ इस तरह के पैकेट्स चलते हैं उनके। ठीक है, इस तरह, ना कि कंटिन्यू ऐसे। ठीक है, तो ये मैक्स प्लैंक ने थ्योरी दी थी, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्वांटम, जो क्वांटो, इसका मतलब ही क्या होता है? पैकेट्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डायमेंशन, जो आपको दिखाई दे रहा है M1 L1 T-2, जो है वो किसके लिए है? तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। लेकिन आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना आना चाहिए प्यारे बच्चों। जैसे वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ। ठीक है, टाइम। ठीक है ना? तो इसको आप क्या कहेंगे? L1 T-1, और इसको इन ब्रैकेट्स में बंद किया जाता है। ठीक है ना? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है ना? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? L1 T-1, और T और जाएगा तो ये L1 T-2 क्या होगा? एक्सेलरेशन का। फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए M1, एक्सेलरेशन का क्या है? L1 T-2। एंड हेयर इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। अगर वर्क डन का हमें निकालना है, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होगा? फोर्स का क्या है? M L T-2, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा वर्क डन का। तो ये डायमेंशनल फार्मूला जो है इस तरह से निकाले जाते हैं प्यारे बच्चों, फार्मूला से ही इस तरह। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों बायोलॉजी में। टेक्सोनोमी इज अ साइंस दैट डील्स। जो टेक्सोनोमी है, जो साइंस में, बायोलॉजी में, वो किस चीज से डील करती है? वो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके लिए यूज करते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है। टेक्सोनोमी जो है वो क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं हम। तो वो किस प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को? तो उसके लिए ये एक बनाया गया है एक प्रोसेस, और इसको आप एक ट्रिक से याद रखेंगे। डू कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, डू कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ठीक है, तो पोर्ट जो है उसको साफ रखना है, नहीं तो फैमिली क्या हो जाएगी? बीमार। तो उसी से आपको जो है ना ये क्लासिफिकेशन ध्यान रखनी है। डू से याद रखना आपको डोमेन, के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, गेट से जीनियस, सिक्स से स्पीसीज। तो इस तरह से हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पता लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, लॉयन और टाइगर। देखिए टाइगर जो है वो क्या है? किस किंगडम का है? एलिमिनिया। ठीक है। फाइलम क्या है इसका? कोर्डेटा। ठीक है, बेसिकली जो है कोर्डेटा, एक आप ये कह सकते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। क्लास मैमेलिया। ठीक है, मैमल्स हैं, कार्निवोरा है, मतलब इनका न्यूट्रिशन का जो मोड है कार्निवोर्स है। फेलिडिया, पैंथरा इनका जीनियस है, स्पीसीज इनका टाइग्रस है। इसी तरह आप लोयन का देख सकते हैं। ठीक है, तो लिटिल बिट जो डिफरेंस है वो किस में आ गया? जीनियस में। ये पैंथर, सॉरी, स्पीसीज में डिफरेंस आ गया ये। ठीक है, ये तो लियो स्पीसीज का है, और ये क्या है? टाइग्रस स्पीसीज का। इस तरह से हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हैं टेक्सोनोमी के कारण क्लासिफाइड कर पाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, एंड यू हैव टू लर्न दिस ट्रिक, डू कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक।
ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, अमल्सिफिकेशन क्या होता है? अमल्सिफिकेशन बेसिकली क्या करता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ब्रेकिंग फैट इनटू स्मॉल ग्लोबुलस। एमल्सिफिकेशन क्या करता है? किसी भी फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, और बेसिकली फैट को मिक्स करने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि मैं अगर आपको बात करूं, आपने देखा होगा जब आप पेंट करवाते हैं घर में, ठीक है, आप कोई पेंट करवा रहे हैं, एशियन पेंट्स करवा रहे हैं, तो उसके अंदर आप एक ऑयल मिक्स करते हैं, ठीक है, तो वो मिक्स किया जाता है, वो एमल्सिफिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय द सेल। तो हमारी बॉडी के अंदर जो HCl एसिड जो सिक्रेट होता है, तो वो किस ऑर्गन से होता है? स्टमक से। तो स्टमक की जो लाइनिंग्स होती हैं, स्टमक की जो लाइनिंग्स होती हैं, उनसे ही निकलता है HCl एसिड, जो हमारी बॉडी के अंदर वेरियस बैक्टीरियाज हैं उनको खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। ओरल कैविटी, ठीक है, जो हमारा मुंह होता है, इलियम जो होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है, कोलन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, लंग्स आर लोकेटेड इन। तो ये प्यारे बच्चों ऑप्शन डी, प्लूरल कैविटी जो है इसके अंदर पाया जाता है। ये जो है कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि ये जो है ना आप सेम देख पा रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है लंग्स जो है वो प्लूरल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं, जो हमारे फेफड़े हैं। जैसे इसको आप डायग्राम से देख पा रहे हैं, तो ये जो केज आपको दिखाई दे रहा है, ये बोन होती है, हड्डियों का जो है एक आपको जाल दिखाई दे रहा है, रिब्स हैं ये हमारी रिब्स। इन रिब्स के अंदर जो है, अगर आप देखेंगे, इसके बिल्कुल अंदर क्या है? हमारे लंग्स हैं। और उसके बाद जो है प्लूरल सैक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अगर पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला, तो ये प्लूरल कैविटी होती है। डायाफ्र के ऊपर, चेस्ट कैविटी जो है उसके ऊपर जो है, ये हमारे लंग्स पाए जाते हैं, और लंग्स को कवर किया जाता है प्लूरल कैविटी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ईच बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म, केचुआ। जो केचुआ है, ठीक है, सबसे ज्यादा हर्ट इसी के पाए जाते हैं। हर्ट, सबसे ज्यादा जो हृदय है इसी के अंदर है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है। आपको दिखाई दे रही है रिंग्स जो आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये जो रिंग दिखाई दे रही हैं आपको, तो ये रिंग्स जो दिखाई दे रही हैं ये क्या है? सेगमेंट हैं। और इन सेगमेंट को क्या कहा जाता है? मेटामर्स। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ यही दिखाने के लिए जो है ये डायग्राम मैंने ऐड किया था। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कौन सी जो है बीमारी होती है इन चारों में से? तो प्यारे बच्चों, आपको डिजीज आपको सभी की सभी याद होनी चाहिए विद क्लासिफिकेशन, कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है, प्रोटोजोआ से कौन सी होती है, बाय बर्थ कौन सी है। तो जैसे कि अगर हम बात करें मीजल्स, डेंगू, बोथ डिजीज आर रिलेटेड टू वायरल डिजीज, तो ये वायरस के कारण होती है। टीबी जो है वो बैक्टीरिया के कारण होती है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो ये आपको बेसिक क्लासिफाइड तो आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया से कौन सी होगी? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, अक्षय रोग। और इसके लिए बचपन में ही BCG का टीका लगाया जाता है, बेसिलस कोलुम ग्लूबिन। ये तीनों साइंटिस्ट हैं जिनके नाम से ये रखा गया है। ठीक है, मलेरिया और डेंगू दोनों ही मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर जो है उसके काटने से जो है मलेरिया होता है। ठीक है, तो जो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम उस मच्छर के अंदर आएगा, और वो मच्छर जो है जब काटेगा तो मलेरिया हो सकता है। ठीक है, डेंगू जो है, ये जो मच्छर जिसके अंदर वायरस जाता है वो होता है एडीज एजिप्टाई। ठीक है, ये जो मच्छर होता है उसके अंदर जो है ये वायरस जाएगा, तो उसके काटने से डेंगू हो जाएगा। मीजल, खसरा, ये बच्चों में ही होता है, और इसका टीका भी लगाया जाता है। बॉडी के ऊपर जो है ना छोटे छोटे रेड रंग के स्पॉट हो जाते हैं,
ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन के साथ हमने 4 डिजीज को कवर कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं एलपीजी मेनली कंटेन्स। तो प्यारे बच्चों, एलपीजी जो है उसके अंदर क्या पाया जाता है? एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो उसमें क्या चीज होती है? तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, मिथेन इथेन ये क्या है? हमारी नेचुरल गैस है। क्या है? नेचुरल गैस, जो हमारी पृथ्वी में पाई जाती है। ठीक है, और ये सबसे बेस्ट फ्यूल के तौर पर भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो इस नेचुरल गैस से ही बनाई जाती है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो जिसको हम मोटर व्हीकल्स में भी यूज करते हैं। जो थर्ड और फोर्थ, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये क्या है? पेट्रोलियम गैस है। पेट्रोलियम गैस, तो ये पेट्रोल से निकाली जाती है, जहां क्रूड ऑयल होता है वहां से निकाली जाती है। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम गैस है और इनसे बनाई जाती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, जिसको हम डोमेस्टिक गैस भी कहते हैं। घरों में घरेलू ईंधन के तौर पर हम इसको यूज करते हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में से आप देखिए, आप सी और डी दोनों ही है, लेकिन डी के साथ जाएंगे आप, क्योंकि पेट्रोलियम गैस से हमें सबसे ज्यादा मिलती है इन दोनों में से ब्यूटेन। नेचुरल गैस में इन दोनों में से सबसे ज्यादा हमें क्या मिलता है? मिथेन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज ए कंजर्वेशन ऑफ मास, नहीं होगा, मोमेंटम भी नहीं है, ओनली एनर्जी। आप देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन जब होगी, किसी न्यूट्रॉन को किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जब टकराएंगे, तो उससे जो है एनर्जी निकलती चलेगी, एनर्जी निकलती चलेगी। ठीक है, और वो कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा, जिसे हम चेन रिएक्शन भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चेन रिएक्शन। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो है उसके अंदर क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओनली, ना ही मास ना ही मोमेंट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ इंसेक्ट? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन सिस्टम है। जैसे हमारे, जो हम अगर बात करें ह्यूमन, मैन नहीं लिखना चाहिए यहाँ, ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। जो पानी के अंदर जो जीव रहते हैं, जैसे फिश है, फिश के जो रेस्पिरेशन ऑर्गन है वो क्या है? गिल्स। वो गिल क्या करते हैं? वाटर में से ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाते हैं। तो ये इस ऑर्गन की स्पेशलिटी होती है। जो अर्थवॉर्म होते हैं वो स्किन से लेते हैं। ठीक है, फ्रॉग हैं, ये स्किन से भी लेते हैं, माउथ से भी, लंग से भी लेते हैं। ठीक है, इसी तरह जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर जो छिद्र होते हैं, ट्रैकियल सिस्टम, वहां से जो है ये रेस्पिरेशन सिस्टम इनका काम करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ह्यूमन बॉडी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फास्फेट? प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमारे मानव शरीर के अंदर जो है वो कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम और फास्फेट को रेगुलेट करता है, मेंटेन रखता है, ना कम होने देता ना ज्यादा। तो वो जो है, देखिए, ये इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये जो है हमारी गर्दन में पाया जाता है प्यारे बच्चों। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पैराथायराइड, थायराइड जो ग्लैंड होता है, तो फ्रंट जो होता है इसको तो कहते हैं हम थायराइड ग्लैंड। लेकिन जो बैक में आपको जो ये 4 पिन होल्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होता है? पैराथायराइड ग्लैंड। और इसी से निकलता है पैराथायराइड हार्मोन, जो क्या करता है? ब्लड कैल्शियम और फास्फेट को रेगुलेट करता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? तो 7 कलर्स हैं। विब योर, ठीक है बेटा, 7 कलर्स हैं। तो इस तरफ तो है वॉयलेट, और इस तरफ क्या है? रेड। ठीक है ना? तो जो रेड है इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है अमंग ऑल 7 कलर्स, और वॉयलेट जो है इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। सबसे
फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी है? रेड की, और सबसे ज्यादा किसकी है? वॉयलेट की। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी उसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी, ठीक है। एंड वाइस वर्सा जो है, हमें यहाँ बताना है विच कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? वॉयलेट। वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है? रेड की। आपसे ये पूछ ले कि वाई वी यूज रेड कलर एज ए डेंजर सिग्नल, क्यों यूज करते हैं हम डेंजर सिग्नल के लिए? तो क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, उसे काफी देर तक और काफी दूर से देखा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन विटामिन बी 12 वॉज एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो है इसको डिटेक्ट किया गया था। तो ये क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है, आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है किस विटामिन के अंदर जो है कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। विटामिन बी 12 को कहा जाता है साइनो कोबाल अमीन, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। और इसी से हमें कोबाल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अल्ट्रावायलेट रेज कैन बी यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। देखिए, यूवी रेज को वाटर ट्रीटमेंट में डिसइंफेक्टमेंट, जो इंफेक्टिसाइड्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनको डिस्ट्रॉयड करने के लिए यूज किया जाता है। आजकल आप देखते हो आरओ सिस्टम जो होते हैं उसके अंदर यूवी प्रोटेक्शन जो है ये दी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द न्यूट्रल कोलाइड? कोलाइड बेसिकली क्या होता है? एक लिक्विड जिसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसका एग्जांपल यहाँ इन चारों ऑप्शनों में से बी क्या है? राइट आंसर, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये चीजें पाई जाती हैं। प्लाज्मा तो है लिक्विड, और ये तीन क्या है इसके अंदर? पार्टिकल्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द अदर कॉमन नेचुरल कोलाइडी इंक्लूड्स मिल्क, लैक्टस, रबर पेड़ के से जो हमें लैक्टस मिलता है, या फोग जो होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास जो है हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। जो सुपर साइंस एमसीक्यू सीरीज की क्लास 8 जो है ये आज हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। बने रहिए, जुड़े रहिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।